अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 26। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को कंटेंट्स बता दूं आज के लेक्चर के। हम प्रीवियस लेक्चर का एक तो रिकैप करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉर्मलाइजेशन, पर्पसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी। आज जो है वो हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है वो हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक प्रीवियस लेक्चर में की थी, आज जो है वो हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे और इसका फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्या ताल्लुक़ है इसको भी स्टडी किया जाएगा। So before moving on to the today's lecture, I would like to give you the recap of previous lecture. Previous lecture में हम लोगों ने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था that was about normalization. नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। मीन्स इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अच्छा डेटाबेस स्ट्रक्चर या रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ एनॉमलीज, फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स होता है। पर्पसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन में क्या है? सबसे पहली बात जो मेन पर्पस है वो क्या है कि एक तो आप लोगों की जो डेटाबेस बनता है वो एनॉमलीज और एरर से फ्री होता है, यानी ऐसा डिज़ाइन बनता है डेटाबेस का जिसमें अपडेट, इंसर्शन, डिलीशन की कोई एनॉमलीज, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। फिर क्या होता है कि ये रिडंडेंट डाटा को क्योंकि रिमूव कर लेता है तो अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो कम रह जाता है और स्टोरेज स्पेस भी ये कम ले रहा होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि इसकी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो आपके पास डेटाबेस आता है दैट इज़ एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस, उसको मेंटेन करना ज़्यादा इजी हो जाता है। सो इट सिंप्लीफाइज द डेटा मेंटेनेंस। तीसरी हम लोगों ने जो चीज़ की थी दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने क्या क्या किए थे? एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक किया था कि नॉर्मलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक से मुराद है कि जब आप नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, यानी उसका मतलब उसके बाद आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है। एक तो ये होता है कि हर रिलेशन, हर टेबल में एक ना एक की फील्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हर रिलेशन में एक प्राइमरी की या की फील्ड जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स क्योंकि रिमूव कर लेते हैं तो सारी के सारे कॉलम्स या फील्ड्स में एटॉमिक डाटा होता है, कोई रिपीटिंग फील्ड्स नहीं होती हैं और हर टेबल में एक ही एंटिटी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है। अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसमें स्टूडेंट के मुतालिक ही इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अलावा उसके कोर्सेज की डिटेल्स नहीं होंगी। कोर्स इज़ अनदर एंटिटी। सो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद एक और क्या चीज़ हो जाती है कि आपके हर टेबल में एक ही एंटिटी की इन्फॉर्मेशन होती है और हर फील्ड की फील्ड पर डिपेंड कर रही होती है। मीन्स कि हर कॉलम या हर एट्रीब्यूट किससे डिटरमिन हो रहा है, उसकी वैल्यू किससे पता चल सकती है? उसकी प्राइमरी की वाली कॉलम से पता चल जाती है। और नॉन की से डिटरमिन नहीं हो रही होती। नॉन की का मतलब वो हर कॉलम वो है जो कि प्राइमरी की के अलावा है, तो वो एक दूसरे से डिटरमिन नहीं हो रहे होते। लेट्स सपोज अगर रोल नंबर प्राइमरी की और अगर मैं नेम जानना चाह रही हूँ तो मैं रोल नंबर ही एंटर करूँगी तो मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड आएगा उस नेम का। कोई और चीज़ उसका जो है वो उसके सब्जेक्ट्स या उसके मार्क्स एंटर करने से मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड नहीं आएगा। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ कॉल्ड एज ऑल नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, कि नॉन की फील्ड जो है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही होती हैं। फिर हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वाज फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इट्स अ रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। मीन्स अगर एक एट्रीब्यूट दूसरे से डिटरमिन हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शनली डिपेंडेंट है उस पर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक मेडिसिन की शॉप में जाते हैं, आप मेडिसिन का नेम एंटर करते हैं तो उसकी डिटेल सामने आ जाती है, तो हम उसकी डिटेल में उसकी प्राइस या क्वांटिटी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस और क्वांटिटी का कॉलम है वो किससे डिटरमिन हो रहा है? वो नेम से डिटरमिन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दी नेम कॉलम। उसके बाद हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया था दैट वाज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि आप लोगों के जो है वो इस टेबल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस डायग्राम से। अननॉर्मलाइज रिलेशन में जो होता है, यानी आपने भी नॉर्मलाइजेशन जिस पे नहीं की होती वो कुछ स्टेप्स
के बाद उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आता है। तो वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आप क्या रिमूव करते हैं? रिपीटिंग ग्रुप्स। जब रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव कर दिए तो हम कहते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। रिपीटिंग ग्रुप से क्या मुराद है कि हर सेल में सिर्फ एक वैल्यू आए। अगर एक स्टूडेंट के 3 फ़ोन नंबर हैं तो तीनों फ़ोन नंबर एक सेल में एंटर नहीं करते। सेल किसको कहते हैं? टेबल के इस जो ये रेक्टेंगल शेप टेबल में होता है ना बॉक्स जिसमें वैल्यू एंटर करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेल। सो सेल के अंदर आपने एक ही वैल्यू, एटॉमिक वैल्यू डालनी है। सो जब हम रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव कर लेते हैं और प्राइमरी की भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं टेबल में, सो वी से दैट नाउ द टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद भी कुछ एनॉमलीज़ या कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, जो कि क्या क्या थी? अपडेट की प्रॉब्लम थी, अपडेट करना मुश्किल होता है, डिलीट करना मुश्किल होता है, डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, ऐड करना न्यू रिकॉर्ड्स को डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑल्दो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ एनॉमलीज़, कुछ एरर्स, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी रहती हैं, जो कि कैसे रिमूव होंगी? जब हम उनको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने का क्या तरीका है? रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, इसको हम अभी आगे स्टडी करते हैं। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की टर्म, यानी ये और पार्शियल डिपेंडेंसी आप समझ लें ऑपोजिट है। यानी अगर हम कहेंगे ना एक एट्रीब्यूट की पे फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे इसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर वो फुल फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि देयर इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी इन दैट टेबल। अब फुल फंक्शनली डिपेंडेंसी होती क्या है? इन अ रिलेशन आर, यानी अगर एक टेबल का नाम आर है, attribute B of R is fully functionally dependent on an attribute or a set of attributes A of R if B is functionally dependent on A but not functionally dependent on any proper subset of A। इसकी एग्जांपल मैं आपको इसकी डेफिनेशन मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एक रिलेशन जो है वो मार्क्स का है, टेबल का नाम क्या है? मार्क्स। अब इसके 3 कॉलम्स हैं। कौन कौन से कॉलम्स हैं इसके ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। अब एक स्टूडेंट जो है वो लेट्स सपोज ये जो टेबल है इसमें एक स्टूडेंट ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, 3 कॉलम्स हैं ना इसमें, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का है, एक सब्जेक्ट का है और एक मार्क्स का है। अब रोल नंबर 1 इंग्लिश भी पढ़ रहा है, रोल नंबर 1 मैथ्स भी पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है प्राइमरी की सिर्फ रोल रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है ये, ठीक है, या इसको रोल नंबर बेशक एज्यूम कर लें। अब ये देखिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 1 अलोन इज़ नॉट प्राइमरी की कॉलम। अलोन ये क्यों नहीं है? क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है ना, 1 इंग्लिश 1 मैथ्स। अब अकेले क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं बन सकती तो इस टेबल में कॉम्पोजिट प्राइमरी की है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बन रहे हैं। 1 इंग्लिश दोबारा रिपीट नहीं हो रही, 1 मैथ्स दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। तो इस टेबल में हम कह सकते हैं कि 2 कॉलम्स को मिला के की बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट। अब अगर हम कहेंगे कि मार्क्स, आपको अगर मैथ्स के मार्क्स चाहिए, ठीक है, अब मैथ्स के मार्क्स डिटर्मिन करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए ना, उसका रोल नंबर भी चाहिए और उसका सब्जेक्ट भी चाहिए। अगर सिर्फ रोल नंबर 1 पता होगा तो आपको मैथ्स के मार्क्स तो नहीं पता चलेंगे। आप रोल नंबर 1 एंटर करेंगे तो 2 नंबर आ जाएंगे, 2 मार्क्स इंग्लिश के भी और मैथ्स के भी। सो सिर्फ रोल नंबर से आपको मैथ्स के सब्जेक्ट के मार्क्स पता नहीं चलेंगे। जब जब रोल नंबर 1 डालेंगी उसके 2 मार्क्स सामने आएंगे। दैट मीन्स कि मार्क्स अकेला रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से डिटर्मिन नहीं हो रहा, आपको उसके लिए दोनों कॉलम्स चाहिए हैं। यानी 2 कॉलम से प्राइमरी की बनी हुई है ना, कंपोजिट प्राइमरी की। सो मार्क्स डिटर्मिन करने के लिए आप एक से पार्ट ऑफ प्राइमरी की से उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। आपको दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ पता होंगी तब आपको मार्क्स पता चलेंगे। तो दैट मीन्स मार्क्स का जो कॉलम है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, वो पार्ट से डिटर्मिन नहीं हो रहा। अगर पार्ट से डिटर्मिन हो रहा होता तो हम कहते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है।
लेकिन इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। मार्क्स हमें तब तक नहीं पता चलेंगे जब तक हमें दोनों चीज़ें पता नहीं होंगी। अगर मार्क्स किसी एक चीज़ से पता चल जाते होते, अगर लेट्स सपोज मार्क्स सिर्फ सब्जेक्ट से पता चल जाते, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट डालती और कहती कि मुझे मार्क्स पता चल जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ढेर सारे इंग्लिश 1 रोल नंबर के भी इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, 2 रोल नंबर के भी इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। सो यूनिक रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं आएगा। दैट मीन्स मार्क्स सब्जेक्ट से भी डिटर्मिन नहीं हो रहा, इस यानी पार्ट ऑफ प्राइमरी की से, ना मार्क्स रजिस्ट्रेशन नंबर से डिटर्मिन हो रहा है, सबसेट से डिटर्मिन नहीं हो रहा, पार्ट से डिटर्मिन नहीं हो रहा, बल्कि मार्क्स पूरी प्राइमरी की से डिटर्मिन हो रहे हैं, जो कि 2 एट्रीब्यूट से मिलके बनी हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट। सो वी से इन दिस एग्जांपल दैट मार्क्स इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, on the composite primary key. This is what full functional dependency mean. अगर कोई ऐसा टेबल आ जाता है जिसमें पार्ट से डिटर्मिन हो रही हो, सिर्फ सब्जेक्ट से पता चल रहा हो या सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो कि पार्ट ऑफ प्राइमरी की है, फुल प्राइमरी की नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे हर टेबल में जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही होती है, उसमें से हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं, और जब रिमूव हो जाती है तो हम कहते हैं टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तो ये एग्जाम्पल में तो पार्शियल, अच्छा एक और बात, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट तब करेगी जब कंपोजिट प्राइमरी की है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है ना कि पार्ट से डिटर्मिन हो। जब उसका पार्ट ही नहीं होगा, एक ही कॉलम की प्राइमरी की बनी हुई है, तो वो कैसे डिटर्मिन होगी? 2 कॉलम से मिलके बनी हुई होगी या 3 कॉलम से मिलके प्राइमरी की बनी हुई होगी, तो तब आप चेक करेंगे कि इसमें कहीं पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। आपने उसको रिमूव करके उसको फुली फंक्शनल डिपेंडेंट करना है। सो अगर प्राइमरी की एक ही कॉलम से बनी हुई है तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये अंडरस्टूड है कि टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। इट्स इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो आप पहले कर चुके हैं, तो दैट इज़ नाउ अंडरस्टूड सिंस देयर इज़ नो कंपोजिट प्राइमरी की, सो इट्स अंडरस्टूड दैट इट्स इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। आपका काम आसान हो जाता है, यू डोंट नीड टू नॉर्मलाइज इट टू ब्रिंग इट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज एक कॉलम वाले टेबल में कभी भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, वो हमेशा फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ही होगा। सो ब्रिंगिंग the table in second normal form means removing partial dependencies in the table from the table. So second normal form क्या है? For a table to be in second normal form, the following 2 conditions are to be met. पहली बात तो ये कि उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेक करना है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, यानी सीक्वेंस में करना है। ये नहीं है कि आपको कोई टेबल दिया हुआ है आप डायरेक्ट उसका सेकंड नॉर्मल फॉर्म करना शुरू हो जाए। पहले आपने उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना है, उसके बाद उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो पहले कंडीशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए, होने के लिए क्या ज़रूरी है? द टेबल शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एंड व्हाट इज़ द सेकंड रिक्वायरमेंट? पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। ऑल ऑफ इट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की कहते हैं प्राइमरी की के अलावा वाले कॉलम्स को, सारे वो एट्रीब्यूट्स या वो कॉलम्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द होल की, पूरी की पे, पार्ट पे मत डिटर्मिन हो कि अगर 2 कॉलम से मिलकर बनी हुई है प्राइमरी की तो एक से डिटर्मिन हो रहा है, होल की से डिटर्मिन हो रहे हो, होल की पे फंक्शनली फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। तो अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे द टेबल इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल याद हो 1NF की, ये एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट वन ऊपर वाला, दिस वन अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए रिपीटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, एक सेल में 3 वैल्यूज़ हैं, स्केल नंबर में भी देखिए रिपीटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी की भी सेट नहीं हुई हुई। ये जो नीचे वाला टेबल था ये हमने क्या किया था, इसी टेबल को किस में ले आए थे? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में यही किया था ना। कैसे ले आए थे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में? एक तो प्राइमरी की बना दी थी, दूसरा ये देखिए रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव हो गए हैं, यानी हमने 35, 113, सिस्टम 5, दाऊद 32, इस पूरे को ये देखें सिस्टम 5, दाऊद 32, ये एक रिकॉर्ड बना दिया। फिर 35, 204, ऑडेट 6, दाऊद, इस पूरे को एक अगला रिकॉर्ड बना दिया,
35,113, 35,179 टैक्स, 35,179 टैक्स, ये देखें ये फुल एक। अब देखिए नीचे वाले टेबल में ना तो रिपीटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और ऊपर वाले में प्राइमरी की सेट नहीं थी, इसमें प्राइमरी की भी हमने सेट कर ली। प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं, सिर्फ अकाउंटेंट नंबर प्राइमरी की नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि 35 35 35 रिपीट हो रहा है तो हमने, लेकिन 21 और 113 इकट्ठे दोबारा कहीं भी नीचे रिपीट नहीं हो रहे। 35 और 113 इकट्ठे नीचे रिपीट नहीं हो रहे। 35 और 179 इकट्ठे रिपीट नहीं हो रहे नीचे, इसीलिए दो कॉलम से मिलके हमने प्राइमरी की बना ली। किस किस से, अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर, सो कंबाइन होके कंपोजिट प्राइमरी की बन गई। तो हमने कहा ये टेबल अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे आ चुके हैं, प्राइमरी की भी सेट होगी जो कि कंपोजिट प्राइमरी की है और रिपीटिंग ग्रुप भी रिमूव हो गया। अब हमने चेक करना है कि इस टेबल में कहीं पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करे, बल्कि सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन की इसमें कौन से हैं, स्किल नंबर और अकाउंटेंट नंबर के अलावा सारे नॉन की कॉलम्स हैं, ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हों प्राइमरी की पे। ये नहीं है कि एक कॉलम किसी एक प्राइमरी की के एक कॉलम से डिटर्मिन हो रहा हो। अब इसमें चेक करना ज़रूरी इसलिए है कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करी, क्योंकि जब भी दो कॉलम से मिलके प्राइमरी की बनेगी उसमें चांसेस हैं कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर इस टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम की प्राइमरी की होती, जैसे अकाउंटेंट नंबर की होती और स्किल नंबर की ना होती, तो हम इसको चेक ही ना करते, हम कहते ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। लेकिन अब चेक करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि कंपोजिट प्राइमरी की प्रेजेंट है। अब चेक कैसे करेंगे, इसमें अगर आप देखें, अगर मैं स्किल कैटेगरी जानना चाह रही हूँ, क्या ये 113 से मुझे नहीं पता चलेगी? अगर मैं 113 स्किल नंबर डालूँगी उससे मुझे स्किल कैटेगरीज कितनी आएंगी? 113 की सिस्टम्स, 113 सिस्टम्स, यानी 113 से मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू पता चलेगी जो कि क्या है, सिस्टम्स। यानी स्किल कैटेगरी स्किल नंबर से डिटर्मिन हो रही है, ऐसा ही है ना, स्किल कैटेगरी स्किल नंबर से डिटर्मिन हो रही है। सिमिलरली अकाउंटेंट का नेम, ये भी अकाउंटेंट नंबर अकेले से डिटर्मिन हो रहा है, इसके लिए स्किल नंबर नहीं चाहिए। जब मैं 21 डालूंगी, 21 के सामने हमेशा अली आएगा, 35 के सामने हमेशा दाऊद आएगा, दो नाम नहीं आएंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है। देखें, स्किल कैटेगरी स्किल नंबर से डिटर्मिन हो रही है और अकाउंटेंट नेम भी अकाउंटेंट नंबर से डिटर्मिन हो रहा है। असूलन क्या था, इसको अकाउंटेंट नंबर से डिटर्मिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अकाउंटेंट नंबर पार्ट ऑफ प्राइमरी की है। इसको दोनों एंटर करूं तो मेरे पास अकाउंटेंट नेम आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ अकाउंटेंट नंबर से भी अकाउंटेंट नेम आ रहा है। सिमिलरली स्किल कैटेगरी जानने के लिए मैं दोनों चीज़ें एंटर करूँ, अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर, तो मेरे पास स्किल कैटेगरी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ स्किल नंबर भी डालूंगी तो मेरे पास यूनिक स्किल कैटेगरी आ जाएगी। सो ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो आ चुका है, लेकिन इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है, और ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है लेकिन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको इन्होंने आगे लिखा हुआ है, द रिलेशन इन 1NF हैज़ सम एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द होल प्राइमरी की। यानी इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाले रिलेशन वाले टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं, कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो होल प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे स्किल नेम स्किल नंबर से डिटर्मिन हो रहा है, दोनों से डिटर्मिन नहीं हो रहा। अकाउंटेंट नेम सिर्फ और अकाउंटेंट एज और ग्रुप इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट नंबर से पता चल रही है, वो स्किल पे डिपेंड नहीं कर रही। सो देयर एग्जिस्ट पार्शियल डिपेंडेंसी इन इट। हमने करना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी है। अब इस टेबल को, ये जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था, दिस वन, इसको हम स्प्लिट करेंगे, मीन्स इसके ज़्यादा टेबल्स ऐसे बनाएंगे कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। कैसे? अब इस टेबल को स्प्लिट करके जो टेबल बने वो कौन कौन से हैं, एक हमने ये टेबल बना दिया जिसमें सिर्फ अकाउंटेंट्स की देखिए इन्फॉर्मेशन रख ली, अकाउंटेंट नंबर, उसका नेम, अकाउंटेंट की एज, उसका ग्रुप नंबर, उसका सिटी और उसका सुपरवाइज़र। और इसकी प्राइमरी की क्या बन जाएगी, अकाउंटेंट नंबर, क्योंकि वो यूनिक है।
अब इसका मतलब है ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। वैसे ही जो टेबल जिसमें 2 कॉलम्स की प्राइमरी की नहीं बनी हुई होती वो अंडरस्टूड होता है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अच्छा, सो हमने इस टेबल में से क्या किया, अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज और ग्रुप नंबर, ग्रुप सीटी, ग्रुप सुपरवाइज़र, ये उठा के एक टेबल बना दिए। अब बाकी भी तो टेबल्स, बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ गई भाई, उसका एक अलग टेबल बनना है। वो कैसे, स्किल्स का देखें अलग टेबल बना दिया जिसमें स्किल नंबर और स्किल कैटेगरी डाल दी। अब स्किल नंबर 113 की कैटेगरी क्या है, सिस्टम्स, 179 की स्किल कैटेगरी क्या है, टैक्स। स्किल नंबर इस टेबल में क्या बन गई, प्राइमरी की बन गई। यानी ये जो 1NF में आया हुआ था टेबल, दिस वन, इसको स्प्लिट करके 3 में डिवाइड किया। एक टेबल में अकाउंटेंट नंबर, नेम, एज, ग्रुप नंबर और ये चीज़ें डाल दी, और जो दूसरा टेबल बनाया उसमें क्या डाला, स्किल नंबर और स्किल कैटेगरी। अब पीछे रहेगी प्रोफिशेंसी, उसको भी तो कहीं पे एडजस्ट करना है ना। प्रोफिशेंसी किस पर डिपेंड करती है, अकाउंटेंट नंबर की और स्किल नंबर दोनों पे डिपेंड कर रही है। वो अकेले स्किल नंबर या अकेले अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसका जो टेबल बनेगा उसके साथ जो कॉलम्स बनेंगे प्राइमरी की के, वो ये दोनों बनेंगे। यानी जो तीसरा टेबल बनाया वो अकाउंटेंट नंबर, स्किल नंबर और प्रोफिशेंसी का बन गया। अब एक टेबल जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम लाने लगे तो उस एक टेबल के 3 टेबल्स बन गए। वैसे भी तो देखें, जब अच्छा एक डेटाबेस डिज़ाइन वही होता है ना जिसमें हर एंटिटी का अलग टेबल बनता है। इसमें इन्होंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब आपने देखा होगा टेबल, यहाँ पे एक्चुअली 3 एंटिटीज़ का एक टेबल बनाया हुआ था। यहाँ पे ये देखें, अकाउंटेंट का अलग टेबल असूलन होना चाहिए था, स्किल्स का अलग होना चाहिए था। इन्होंने डिफरेंट एंटिटीज़ का कंबाइन करके एक ही टेबल बनाया था। इट्स नॉट अ गुड डेटाबेस डिज़ाइन। तो अव्वल तो एक अच्छा डिज़ाइनर जो है ना वो शुरू में ही इनकी अलग-अलग एंटिटीज़ बना लेगा, लेकिन इन केस उसने नहीं बनाई तो हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसको स्प्लिट करके स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर में, उसको स्टेबल डाटाबेस स्ट्रक्चर डिज़ाइन में उसको ला सकते हैं। और एट द एंड ये हमारा पर्पस था ना, कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉर्मलाइज रिलेशन का। देखें, एक टेबल से 3 टेबल्स बन गए जो कि हर एंटिटी का डिफरेंट टेबल है। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अब 3 टेबल्स हमारे पास आ गए हैं। एक जो बड़ा कॉलम था उसका एक अकाउंटेंट का टेबल बन गया, एक स्किल्स का टेबल बन गया और तीसरा प्रोफिशेंसी का टेबल बन गया। और तीनों टेबल्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हैं और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हैं, तो जाहिर है तभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। बिकॉज ये देखें, पहले टेबल में प्राइमरी की एक ही कॉलम से, इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है ही। इसमें भी देखें प्राइमरी की क्योंकि एक ही कॉलम से है बनी हुई, तो ये भी इसका मतलब है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तीसरा जो टेबल बनाया है प्रोफिशेंसी, इसमें चेक करते हैं। ये देखें 2 कॉलम से मिल के बनी हुई है ना प्राइमरी की, अकाउंटेंट नंबर और स्किल से। अब प्रोफिशेंसी 3 खाली 21 से डिटर्मिन नहीं होगी, उसके लिए आपको अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर दोनों चाहिए। बिकॉज 3 प्रोफिशेंसी किसी और की भी हो सकती है ना। जैसे आप अगर 6 ये वाली प्रोफिशेंसी डिटर्मिन कर रहे हैं, 6 डिटर्मिन करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको 77 भी डालना होगा और 179 भी एंटर करना होगा, ठीक है। सिमिलरली आपने अगर 1 डिटर्मिन करना है तो 35 खाली डालेंगे तो 35 से क्या होगा, 5 भी आ जाएगा आंसर, 1 भी आ जाएगा आंसर, क्योंकि 35 की 5 भी है, 35 की 1 भी है। इसका मतलब है खाली अकाउंटेंट नंबर से प्रोफिशेंसी डिटर्मिन नहीं हो रही, उसके लिए आपको स्किल नंबर भी चाहिए है। तो प्रोफिशेंसी कॉलम पार्ट ऑफ प्राइमरी की से डिटर्मिन नहीं हो रहा, बल्कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन होल प्राइमरी की, या हम कह सकते हैं प्रोफिशेंसी इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की, ऑन दी एट्रीब्यूट्स अकाउंटेंट नंबर एंड स्किल नंबर। पार्ट से डिटर्मिन ये नहीं हो रही। तो अब इस टेबल को जब हमने स्प्लिट करके 3 टेबल्स बना दिए, हर टेबल में प्राइमरी की सेट हो गई, रिपीटिंग ग्रुप्स तो वैसे ही रिमूव हो चुके थे और पार्शियल डिपेंडेंसी हमने रिमूव कर दी है। अब तीनों टेबल्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं उनके कॉलम्स। सो वी से दैट टेबल इज़ नाउ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। अब अगर आपको याद हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डिफरेंट एनॉमलीज प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एक अपडेटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था,
ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर अकाउंटेंट नंबर 35 का नाम एम दाऊद करना है तो उसको 3 दफ़ा लिखना पड़ रहा था। दाऊद 3 जगहों पे था तो दाऊद को 3 दफ़ा एम दाऊद करना पड़ा था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ यहाँ एक रिकॉर्ड में दाऊद को एम दाऊद करना पड़ेगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है ना, तो एक जगह पे बस दाऊद को एम दाऊद करेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या था, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। दाऊद को अगर उसने एम दाऊद करना था तो क्या हो रहा था, दाऊद 3 जगह लिखा हुआ था, 3 जगहों पे एम दाऊद करना पड़ रहा था व्हेन इट वाज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसको इंसर्शन एनॉमली, अपडेट एनॉमली कहते हैं ना। तो ये एनॉमली जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में थी अपडेट वाली, ये इसमें ख़त्म हो गई है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। दूसरी एनॉमली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या थी, इनकंसिस्टेंट डाटा, यानी अगर गलती से भी एक जगह एम दाऊद नहीं किया, 2 जगह कर दिया तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, तो वो एनॉमली भी रिमूव हो गई कि जब एक ही दफ़ा चेंज करना है तो डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, हर जगह एम दाऊद ही नज़र आएगा। फिर एक और प्रॉब्लम थी एडिशन की प्रॉब्लम, कि अगर आपने कोई स्किल जैसे ऐड करना है तो आपको अकाउंटेंट नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें तो ऐसा नहीं है, ये देखें इसमें तो स्किल का टेबल ही अलग बन गया है। तो अगर स्किल नहीं ऐड करेंगी कोई भी, जैसे बैंकिंग स्किल है एक, या मार्केटिंग एक स्किल है, तो उसका नंबर और मार्केटिंग ऐड करेंगी, इसके लिए आपको अकाउंटेंट नंबर ऐड करना नहीं पड़ रहा। सो सारी एनॉमलीज जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में थी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद वो रिमूव हो गई हैं। So all those problems, all those errors that we studied in first normal form, they are now being removed in सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल स्प्लिट होके ऑल दो 3 टेबल्स में बन गया है, 3 टेबल्स ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं, लेकिन इससे एटलीस्ट क्या हुआ है, एनॉमलीज या प्रॉब्लम्स या एरर्स जो आ रहे थे वो रिमूव हो गए हैं। सो when the partial dependency is removed, we say the table is now in second normal form and all the previous anomalies have been removed. अच्छा, अब second normal form में आने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ एनॉमलीज, कुछ मसले आ सकते हैं जो कि हम किस में रिमूव करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, और वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ने के बाद इसके जब प्रोजेक्ट्स करेंगे, सिनारियोज़ होंगे, टेबल्स होंगे, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स में लेके आएंगे, तो आप लोगों की मज़ीद प्रैक्टिस होगी एंड यू विल लर्न हाउ द टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड इन डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स. This chapter and particularly this question of normalization is very important from the exams point of view as well. आपके तकरीबन हर साल के पेपर्स में आपका एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है जिसमें टेबल दिया हुआ होता है, एक अननॉर्मलाइज्ड टेबल। जैसे आपका टेबल था दिस वन, आप वन, इस तरह का एक टेबल दिया हुआ होगा, कोई भी नॉट द सेम, और फिर कहेंगे कि इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक करें। आप इसको फिर स्टेप बाय स्टेप पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऐसे लेके आएंगे टेबल बना के, फिर जैसे मैंने अभी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आपको कराया है, इसको स्प्लिट करके 3 टेबल्स बना दिए, दीज वंस, और ये सेकेंड नॉर्मल। तो आप ऐसे स्टेप्स करेंगे जिससे आप उनको नॉर्मलाइज करते जाएंगे। So that's all for today's lecture. I hope you have understood it. Thank you so much and Allah Hafiz.